धन्यवाद सर। नमस्कार। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स लखनऊ की वेबिनार श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम मीडिया एजुकेशन व्याख्यान पर अनुसंधान में रिपोर्टिंग और शोधार्थी के विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे आज मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी सर, जो एसोसिएट प्रोफेसर जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी जी का लंबा अनुभव रहा है मीडिया शैक्षणिक फील्ड में, और उनसे हम शोध के बारे में, अनुसंधान और शोधार्थियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी सर का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के चेयरमैन चंद्रशेखर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रोग्राम की जिनके संचालन में प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वेबिनार शुरुआत हो रही है। तो अनुसंधान में रिपोर्टिंग और शोधार्थी, किसी भी क्षेत्र में देख लें आप, किसी भी देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक समृद्धि के लिए, सिस्टमैटिक ढंग से चलने के लिए वहां होने वाले शोध कार्यों में जितनी समुचित सच्चाई और सुनिश्चित तरीके से होगा, तभी वहां की चीजों को विकसित होने में ज्यादा बल मिलेगा। अनुसंधान का कार्य ही है, चाहे वो रिपोर्टिंग हो या शोधार्थियों के द्वारा किया जा रहा हो, कि वो समुचित ज्ञान को प्रस्तुत करें, क्रमबद्ध तरीके से लोगों के सामने उनके अवयवों को पेश करके रखें। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी सर से ये विशेष अनुरोध करेंगे कि सर हमें इस विषय पर, अनुसंधान में रिपोर्टिंग और शोधार्थी विषय पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को बताने की आप प्रयास करें। डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी सर। जी नमस्कार। मैं कहीं बाहर हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं बड़ा फॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ अलग सी पोजीशन में था। हमारे मित्र चंद्रशेखर जी का सुबह बात आया था, तो मैं को हाँ उसके बात को मैं कभी मना नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी कहते हैं, मैं कुछ ऐसे ही विशेष परिस्थिति होता है तो मैं ना करने की ये करता हूँ, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ। मैं फिलहाल कहीं और बैठा हुआ, व्यस्तता था मेरा, लेकिन तुरंत ही मेरे फ्रेंड ने बोल रहे हैं, तो मैं तुरंत ही इस चीज को सहमति के साथ में तो नमस्कार। मेरा विषय जो है ये है कम्युनिकेशन रिसर्च, स्पेशली में डेवलपमेंट, विकास संबंधित जो रिसर्च होता है हमारा, कम्युनिकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी के इर्द गिर्द में मैं बात करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर जी, कितना समय मेरे पास में है? हेलो जी, आवाज आ रही है मेरा? जी हाँ पाधी सर, चंद्रशेखर जी पाधी सर, आपके पास आवाज आ रही है? हेलो महेंद्र सर। पाधी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी मेरी आवाज आपके हाँ आ रही है मेरी सर, आवाज आ रही है? जी हाँ अच्छा जी। तो मेरा जो जी अभी आवाज आ रही है? मेरा क्लियरली सुनाई दे रहा है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो जो विषय जो है मैं जिसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, वो विषय है कम्युनिकेशन रिसर्च एवं सस्टेनेबल, सतत विकास जो है हमारा, उसी के इर्द गिर्द में मेरे जो लेक्चर समेटना चाहता हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें, तीनों अपने आप में एक एक विशेष स्थान ग्रहण लेते हैं। जब मेरा जो व्याख्यान रहेगा, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में मिला के बोलना चाहूंगा। चंद्रशेखर जी, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं बीच बीच में अंग्रेजी को भी यूज करूंगा। अंग्रेजी हिंदी दोनों में मिला के बात करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। कम्युनिकेशन या संप्रेषण की, हाँ,
जो जनसंचार के विद्यार्थी के नाते मेरा ये अनुभव जा रहा है कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अभी का 1990 के दशक से इस एरिया में डेवलप हुआ है। 1989 के बाद में द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट जब हुआ था, उसी के बाद में ये एक सब्जेक्ट के हिसाब से डेवलप हुआ। अदरवाइज जब ये कम्युनिकेशन में रिसर्च की बात आया, तो ऐसे एक सब्जेक्ट कम्युनिकेशन जिसमें रिसर्च किया जाएगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं रहा था। ये 1970 के पहले कम्युनिकेशन एक एज ए स्पेसिफिक डिसिप्लिन ये नहीं हुआ करता था। इसको एक अप्लाइड डिसिप्लिन के हिसाब से मान्यता था। ये इसका एक अपने आप में एक सब्जेक्टिव डिसिप्लिन के नाम से इसका रिकॉग्निशन नहीं हुआ करता था। कारण बहुत सारे हो सकता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब देखा गया कि समूचे विश्व इस वार की चपेट में आते हुए द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द ग्लोबल environment was collapsed. When the entire global economy was collapsed after the Second World War, after the very completion of the Second World War, very immediately there were many economic and social problems. The entire globe was embedded with. The problems like unemployment, massive unemployment, problems like hunger, poverty, malnutrition, health hazards. These were some of the basic problems the entire globe that was embedded with. तो ये जो समस्या इतना विकराल और विकटाल हुआ था, इस समस्या से उभारने के लिए the economists, the policy makers, the social thinkers, the state head representatives across the globe, they sat together and thought of some immediate panacea in order to rectify the problems and to give a prescriptive element how these sort of problems that can be addressed. So when these sort of problems were there, पाजी सर की वॉइस नहीं आ रही, चंद्रशेखर सर। जी कादिर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज हेलो हेलो जी सर अब आ रही है आपकी वॉइस। आई है। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ कुछ टेक्निकल स्नैक से। हाँ ये सर, उसी तो वजह मैं से। मैं बात कह रहा था। ये 1940 के दशक से तो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये प्रॉब्लम चलते चलते 50 तक ये प्रॉब्लम का जो इसका जो डिवास्टेटेड कॉन्सिक्वेंसेस जो है सारे समूचे विश्व में दिखाई दिया। ज्यादातर यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे इसका प्रभाव ज्यादा रहा। आपको सुनने में आश्चर्य, हम लोग सुनने में आश्चर्य भी होगा, उस समय में जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये तीनों प्रांतों में से समस्या इतना विकट ले लिया था कि वहां की जो इकोनॉमी इतना चरमराया गया था कि वहां की जो महिलाएं हैं अपने पेट पालने के लिए जितने भी जो हमें समाज में जो सबसे जो कहते हैं कि खराब रास्ता होता है, वो रास्ता को अपनाने में भी पीछे नहीं हटते थे, जस्ट टू गेट ए स्क्वायर मील पर डे। तो दिस वाज द सिचुएशन। सो इसी से उभरने के लिए व्हेन द पॉलिसी मेकर्स दे सेट टुगेदर, they thought of some immediate prescription through which the problems of unemployment, the problems of mass poverty, the problems of malnutrition and hunger, famine, this can be addressed at an immediate. So जब ये मीटिंग बैठा, इस मीटिंग से ये दो निष्कर्ष में पहुंचे। एक निष्कर्ष है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ये जो सोशल इकोनॉमिक इविल्स है इसको काउंटर करनी है। और काउंटर करना हो तो हमें क्या करनी पड़ेगी?
नहीं, एक ही रास्ता है कि लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, ये बात कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो होगा कैसे? ए फोकस, द फोकस वाज ऑन किस में होगा? इंडस्ट्री के ऊपर में। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च गेन specifically in the area of industrialization after the Second World War, just to create an ambience of employment opportunities, so that this industrial revolution, the more populous unemployed youth, they can get employment. The moment they get employed, immediately the problems of income, purchasing power, and the problems of hunger and poverty, ये चारों जो बेसिक प्रॉब्लम, इसको एड्रेस किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा तो क्या हुआ ना, ग्रेट ब्रिटेन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एपिक सेंटर रहा। वहां से ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो क्या हुआ ना, तो इंडस्ट्रियल रिसर्च जो पहले बार एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ उस समय में स्पेसिफिक डिसिप्लिन के नाम से, ये इंडस्ट्रियल रिसर्च में दो बातें कहा गया था। एक, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, the second one is capital intensive industrialization. These were the two buzzwords emerged from industrial research aimed at providing massive employment opportunities which can fetch the problems of the growing unemployed millions. Industrial revolution हुआ, ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, industrial research gained momentum, resulting in an emergence of capital intensive industrialization and labor intensive industrialization. ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिला, लोगों के रोजगार आए, रोजगार क्षम बने, उसका लेबर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच उनके चलते क्या हुआ, लेबर प्रोडक्टिविटी जब कंट्रीब्यूट किया नेशनल प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हुआ तो तरक्की बढ़ा। तो तीन चीज में इसका फर्क दिखाई दिया। वन, the gross national production, the gross domestic production, as well as the national income of the country, and also at a global level. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आके खड़ा हो गया? In 1970s ये चला, ये सिलसिला चला 50 से 70 तक, 20 साल तक चला। In 70s, again the policy makers and the social thinkers and the state heads of the different countries, they wanted to examine and evaluate the cost-benefit analysis of this industrial research or industrial revolution. So they sat together again in Italy, in Rome, the capital of Italy, Rome. जिस समिट क्लब ऑफ रोम समिट के नाम से विश्व विख्यात है। इस क्लब ऑफ रोम समिट जो बैठा, इस क्लब ऑफ रोम समिट में दो चीजों के बारे में बात हुआ। एक, जो जिस इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाते तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इमर्ज हुआ, लोगों को रोजगार देते हुए देश का आर्थिक स्थिति को सामाजिक एंड आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, प्लस दूसरा जो कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चलते इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बारे में बात होना था। तो पहला बात जो शुरू हुआ, डिस्कशन शुरू हुआ, द डिस्कशन वाज हेडेड बाय प्रोफेसर मीडोज। प्रोफेसर मीडोज, both husband and wife, Professor Meadows and his wife Ella Meadows, when they headed the committee, they stated saying, yes, undoubtedly, because of the industrial research, because of the emergence of industrial research, industrial revolution and the fruits of industrial revolution that has been skyrocketed. The fruits of the industrial development was enjoyed, but the irony is that majority of the underdeveloped and the developing countries, they scantily negated from getting the benefit, enjoying the benefits emerged from this industrial revolution. So benefited कौन हुए? Few rich Western nations, they enjoyed the fruits of industrial development. इंडस्ट्रियल स्टील पे विप्लव जो हुआ था,
जिसका जो फ्रूट्स आया था वो उसका फ्रूट्स केवल कुछ चुनिंदे मुष्टि में वेस्टर्न रिच नेशंस, यूरोपियन नेशंस को ही एंजॉय किए। वेरियस तो देश का जो 80 से 85 भाग जो पॉपुलेशन जिस ये में रहते हैं देश में, अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज में, उनका स्थिति यथावत जैसे था ऐसे स्टेटस को मेंटेन हुआ, ना कोई तरक्की ना कोई इसमें उसका बेनिफिट्स मिला। तो इसके चलते जो डेवलपमेंटल जो गैप पैदा हुआ, द इम्बैलेंस डेवलपमेंट जो शुरू हुआ बिटवीन द इंडस्ट्रियल रिच एंड द इंडस्ट्रियल पुअर नेशन। क्यों ना, जितने भी साइंटिफिक इनोवेशन development, scientific discoveries that emerged, those were centered around the industrial research lab of the Western nations only. ये जो सोच बनाया गया था कि there should be an application of diffusion of industrial research and innovation. जो रोजर्स का जो थ्योरी था, इनोवेशन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये चीजें सही मायने से परकोलेट नहीं हुआ डेवलपमेंटल रिच से डेवलपमेंटल पुअर कंट्रीज को। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो 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 इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन गैप, द नॉलेज गैप, द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड द डेवलपमेंटल गैप पैदा हुआ रिच एंड पुअर नेशंस के बीच में, दैट गैप बिकेम वाइडनिंग डे बाय डे। ये पहला तर्क निकला उस समिट से। दूसरा तर्क जो निकला, यस, जब व्हेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस, द मेजर बेनिफिशियरीज वे कौन ना, ये धनी राष्ट्र हुए। लेकिन व्हेन दे बिकेम द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साइमल्टेनियसली दे शेडेड large amount quantum of industrial pollutants to the entire globe। किया कोई, भरा किसी और ने। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कहां से? इंडस्ट्रियल रिसर्च से। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब हुआ तो उसका बेनिफिट्स किसको मिला? ना वेस्टर्न रिच नेशन को। लेकिन उसका जो खराब चीज जो पैदा हुआ, जो एनवायरमेंटल जो हजार्ड पैदा हुआ, द बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन जो हुआ, द बायोस्फीयर रिजर्व में जो डिप्लीशन हुआ, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? ना समूचे विश्व को भुगतना पड़ा। किया किसी ने, भुगता किसी और ने। ये जो सेकंड थ्योरी इमर्ज हुआ, इसके चलते एक डिमांड किया गया उस समिट से कि ना, विकास तो होनी चाहिए, लेकिन ये विकास का थ्योरी कैसा होना चाहिए? द रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन a balanced growth and development. And how this can be possible? This can only be possible through a balanced attention on both the industrial development in one side and second, the environmental protection. दो चीजें साथों साथ चलनी चाहिए। Industrial development should not be at the cost of environmental degradation. परिवेश प्रदूषण करते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये थ्योरी इमर्ज हुआ जिसको कहते हैं द क्लब ऑफ रोम थ्योरी, जिसको व्हिच इज वेरी पॉपुलरली नोन एज द क्लब ऑफ रोम थ्योरी, जिसके चलते 1978 में प्रोफेसर मीडोज को नोबेल प्राइज में उसको विभूषित किया गया था, अलंकृत किया गया था। ये एक डिस्कशन का एक पार्ट है। जब बात यहाँ से आया कि एनवायरनमेंट को भी, इसका भी सुरक्षा के लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए, एंड डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये कॉन्सेप्ट बना कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म आया डेवलपमेंटल रिसर्च। 1970s में जो मैडम आए नोरा क्विब्रल, प्रोफेसर नोरा क्विब्रल फ्रॉम फिलीपींस, that lady professor, she came with a theory ना, डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स क्यों गरीब और जो अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री के पास पहुंचा नहीं, उसका जो रीजन निकाला गया तो देखा गया कि somehow somewhere there is a lack of communication research. There is a lack of communication research in most of the underdeveloped and developing countries, resulting the fruits of development emerged from industrial revolution was not properly percolated to the underdeveloped and developing countries, which is supposed to be.
तो देखा गया कि देयर इज ए गैप, there is a developmental gap between the developmental जो विकास की जो कड़ी है, उस कड़ी में कहीं ना कहीं एक कड़ी जो टूटा हुआ था, वो टूटा हुए के चलते एक कड़ी सही से जोड़ नहीं पाया, जिसका चलते ये जो इसी से जो बेनिफिट्स आया इन लोगों के पास में पहुंच नहीं पाया। तो वो कड़ी क्या था ना, ये पॉलिसी मेकर्स दे कंक्लूडेड सेइंग दैट यस डेफिनेटली इट इज कम्युनिकेशन because of its three fundamental skeleton: information, education and motivational dissemination। जो तीनों चीजों जो इसका जो पास में जो विंग्स है, डेवलपमेंट विंग्स है, ये तीनों चीजों की एब्सेंट में सही चीज कितने भी अच्छा हो, विकास कितने भी अच्छा हो, अगर ये इसका फ्रूट्स अगर जो इंटेंडेड टारगेट ऑडियंस है उसके घर में, घर के डोर स्टेप में पहुंच नहीं पाता है, इट इज अ मीनिंगलेस। तो पहुंचेगा कैसे? हु विल मेक रिच? इट इज डेफिनेटली द डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन थ्रू इट्स थ्री ornamental elements: information, education and motivational communication can make rich the developmental fruits at the doorstep of the target audience. So a concept like development communication, the communication is a specialized discipline emerged because of Professor Nora Quibble in 1970s। तब से क्या हुआ ना, डेवलपमेंट भी सब कम्युनिकेशन को एक दर्जा मिला, ये भी एक दर्जा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का दर्जा मिला, जिसमें ये रिकॉग्निशन हुआ कि कम्युनिकेशन का भी नेशनल डेवलपमेंट में कोई भागीदारी है। जब ये बातें निकल के आया कि कम्युनिकेशन का भी कोई रोल होता है फॉर नेशनल डेवलपमेंट, सो इस सब्जेक्ट को, इस डिसिप्लिन को एक स्पेशल डिसिप्लिन दर्जा मिला, रिकॉग्निशन मिला। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्च केम टू एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसका पहला एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था साइट एक्सपेरिमेंट में 1976 में, 75-76 में। जो न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर आया, तो इंफॉर्मेशन बैलेंस हुआ रिच नेशंस एंड पुअर नेशंस के बीच में। जो बैलेंस शुरू हुआ, वो बैलेंस को मिटिगेट करने के लिए क्या हुआ ना, देयर वाज कम्युनिकेशन रिसर्च। एंड वो कम्युनिकेशन रिसर्च का एक विंग्स था साइट एक्सपेरिमेंट इन 1975 and 76, satellite instructional television experiment। For the first time, communication was used for national development in the form of television। पहले बार टेलीविजन को नेशनल डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा यूज किया गया, एंड इट वाज emerged फ्रॉम कम्युनिकेशन रिसर्च। तो पहले बार रिसर्च का अगर सही मायने में कहीं पर उपयोग हुआ था तो भारत का साइट एक्सपेरिमेंट एंड खेदा एक्सपेरिमेंट में, खेदा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जो गुजरात में हुआ था, उसके बाद में हुआ। उसके बाद बहुत सारे झाबुआ हुआ मध्य प्रदेश में, मेनी कम्युनिकेशन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, बट पहले बार साइट में हुआ, उसके बाद खेदा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट में हुआ, रिसर्च को यूज किया गया। तब तक रिसर्च को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा ऐसा कोई सोच बना ही नहीं था। होता था रिसर्च, लेकिन it didn't have a specific recognition। So friends, when we are talking about communication, first I must tell you, communication is a process through which an individual communicator enters into mental cooperation with another individual audience, so long as these both parties they reach a commonly consigned, a commonly agreeable point. That point is a mutual agreement. Means communication is a process through which an individual communicator enters into mental cooperation with another individual audience, so long as both parties they constitute a common conscience and reach a mutual agreement. This is what we communication students of communication we normally define the communication. But I must tell you, when we are talking about communication research, one more component research that comes into focus. Research is an endless quest for knowledge. Research is an endless quest for knowledge. It is a research that creates an ambience where an individual investigator, he searched the already researched, and continue his or her investigation so long as he or she reached a convincible and agreeable point. So often we define communication research as an endless quest for knowledge scintillation, an endless quest for knowledge
सिटिलेशन। दिस इज व्हाट मैं थोड़ा सा समय की पाबंदी के चलते थोड़ा सा ब्रीफली चीज को बताना चाहता हूँ। तो ये हो गया रिसर्च। बट रिसर्च कहाँ होनी चाहिए? कम्युनिकेशन रिसर्च का कौन कौन सा ऐसे एम्बियंस है, कौन कौन सा ऐसे ऑर्नामेंटल स्केलेटन है जहां पर ये यंग रिसर्चर ही कैन फोकस ऑन। थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन, मैसेज, कम्युनिकेशन मैसेज। कम्युनिकेशन मैसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन रिसर्च के कंटेंट, मैसेज के कंटेंट कैसा होगा, so that it will catch maximum appeal to the target audience. आपका जो target audience है, first and foremost is you have to identify who is your target audience, what is his taste, what is his preference, what is his habit, what is his fashion, what is his or her socio-economic background. Because a successful communicator, when he designs the content of his communication message, he always keeps in his mind the socio-economic conditions of his or her audience, target audience. So एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो अपना टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से पहचानता है। तो आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस itself is an independent and indispensable ingredient of your communication research. पहला बात है। Second thing, once you identified your target audience, once you identified his taste, तो consumer behavior research, वहां पर एक और रिसर्च आता है जिसको हम कहते हैं consumer behavior research. The consumer behavior research, it creates an ambience where the target audience, he intends to identify, he intends to indulge or delve into the various psyche of the target consumer. आपको उसका साइकोलॉजी को स्टडी करना, उसके लिए क्या होता है, उसका बिहेवियर स्टडी होता है, which is very psychological and a very much a part of your qualitative research, qualitative communication research. So friends, when हम लोग qualitative and quantitative, हम जो बात normally when we broadly segment our communication research, we broadly segment and categorize the entire conglomeration of communication research into two categories. One is your qualitative communication research and quantitative communication research. And I tell you, ज्यादातर मास मीडिया में रिसर्च जो होता है, इसमें जब रिसर्च होता था, पहले जो होता था, ये अभी भी हो रहा है, तो ज्यादातर क्या होता है, नाउ वी फोकस ऑन क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। या कंटेंट एनालिसिस हम मीडिया रिसर्च करते हैं कि कंटेंट एनालिसिस एक ऐसा रिसर्च टूल है, ज्यादातर रिसर्चर, द बॉडिंग जर्नलिस्ट जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, दे फोकस ऑन undertaking content analysis for qualitative research work. But today, the work again is on, अभी भी ज्यादातर qualitative research पे भी काम हो रहा है, जिसमें semiotics, framing analysis, discourse analysis, you have black box analysis, modeling analysis, schema analysis बहुत रिसेंट ट्रेंड अभी है, वेस्टर्न रिसर्च में ज्यादातर काम होता है, schema analysis में काम हो रहा है। जो रिसर्चर, बॉडिंग रिसर्चर जो होते हैं, उसको दिस विल फोकस ऑन स्कीमा एनालिसिस एंड सिमेट्रिक एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, जहां पर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द नुआंसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ना मैं तो जब ये बात कर रहा था, मैं तीन बार ये बात कर रहा था। एक, आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस, सेकंड, डिजाइनिंग योर कम्युनिकेशन मैसेज कंटेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट का डिजाइन कैसा होना चाहिए? You are a communicator, so whenever you communicate, always your communication content, you should it should be so designed that the socio-economic background of your target audience should not be negated. It should be given a primary importance. And the third one is you selecting a media vehicle, suitable and effective media vehicle. It is very important. It sounds very easy, but it's very important. Communication research is indispensable in selecting a suitable and effective and efficient media vehicle which carries your communication message from the source of communication, the intended audience. Message कितना भी अच्छा हो जाए, आप कितने अच्छा से you identify your target audience,
कितना अच्छा आपके सारी चीज, अरे सारे वोकेबुलरी हो, इफ the vehicle that you use to transmit your communication message is not effective, then the entire effort is of meaningless. So you have to identify and you have to and what actually should be your media vehicle that you focus on, that you will use, carry, transmit your message. You have to know the reach, access, and accessibility, and point of communication research. कम्युनिकेशन के जो विद्यार्थी होते हैं, कम्युनिकेशन के जो रिसर्चर्स हैं, उसको इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि when I design my communication content, communication content के जो ornamentation होगा, तो vocabulary that I will do, क्या सही मायने में मेरे टारगेट ऑडियंस के टेस्ट को मैच कर रहा है या कोई मिसमैच हो रहा है, पहला फोकस आ जाएगा। इसलिए इस कम्युनिकेशन जो सुंदर हो गया तो सीधे पूछा नहीं, मुझे 3 चाहिए कि what is the media reach? जो media that I'm going to use for communication is reach. Once reach that you have identified through your research, second most important thing is accessibility and acceptability. 2 things are there. One is accessibility and second one is acceptability. मीडिया का कितना रीच, कितना लोगों का कितना उसके लिए एक्सेस है। देखो एक्सेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी 2 गहन चीजें हैं रिसर्च के लिए। आपका मीडिया है कि नहीं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, बट लोग उसको कितना ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर कम्युनिकेशन रिसर्च। वो एक्सेप्टेबिलिटी आप कैसे मालूम पड़ेगा आपको ना? एक्सेप्टेबिलिटी को मालूम करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिसर्च, जो बिहेवियर रिसर्च करते हैं, वो बिहेवियर रिसर्च में आप ऑडियंस बिहेवियर रिसर्च करेंगे, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा ना? आपको ये देखना, रिसर्च में आपका एक कंपोनेंट होना चाहिए कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसका जो एक्सेप्टेबिलिटी का क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को मेरा एक्सेस हॉट हिट कर रहा है। पर मैं छोटा सा एग्जांपल देते हुए इसको कहना चाहता हूँ। मानिए आपका इतना सुंदर सी कम्युनिकेशन मैसेज है, इतना सुंदर डिजाइन किया, नाउ यू आर ट्रांसमिटिंग, आपका किसमें ट्रांसमिट, आप माने कि मैं टेलीविजन द बेस्ट पॉसिबल मीडियम, वेरी मैंने इट्स अ वेरी इफेक्टिव मीडियम, लोगों तक पहुंचे, समझाने, सब कुछ करने के लिए, ठीक है, आप कर लिए, टेलीविजन से मैसेज को ट्रांसमिट कर लिए। बट टू योर अटर सरप्राइज यू विल फाइंड अभी भी देश में लगभग 40% से ज्यादा ग्रामीण, इंडिया इज अ विलेज इकोनॉमी, इंडिया इज अ विलेज इकोनॉमी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया लिव्स इन विलेज, so majority of the population they are living in village, and till date they are not near exactly 40%, next to 40% of the percentage of total population, they are living below poverty line, number 1. Second, to majority of the population they are deprived of getting square meal a day. The socio-economic conditions is very precarious, and not last but not the least, ये लोगों को जो है इसका जो एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो क्या है, क्या डिमांड करता है ना? अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन, अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन। आपका टारगेट ऑडियंस हिंदी भाषी है, अब अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कर लिए, इट इज अ मीनिंगलेस। एंड यहाँ पर द फॉल्ट इज नॉट विद द ऑडियंस कि हम इतना सुंदर से अंग्रेजी में भाषण दिए लेकिन वो समझ नहीं पाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑडियंस मूर्ख है, समझ नहीं पाए, हमारा दोस्त नहीं है ना। A successful communication research always demands whatever you communicate, the communication message should be designed from the viewpoint of the audience. जिस भाषा में वो समझ पाएंगे उसी भाषा में कम्युनिकेटर को वेल वर्स्ड होते हुए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फॉल्ट इज नॉट विद द ऑडियंस, द फॉल्ट इज विद द कम्युनिकेटर इटसेल्फ, कि कम्युनिकेटर सही तरीके से अपने बात को समझाने में नाकाम रहा।
दिस डिमांड्स कम्युनिकेशन, दिस डिमांड्स रिसर्च। क्या रिसर्च है ना? अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए कहा जाता है ए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रिसर्च ऑलवेज कम्युनिकेशन ऑलवेज डिमांड लोकलाइज्ड अप्रोच। मेरा टारगेट ऑडियंस जिस भाषा में, लोकलाइज्ड अप्रोच मतलब देसी भाषा में कम्युनिकेट करना, देसी भाषा में कम्युनिकेट करना। आप गांव में डॉक्टर हैं, आप गांव में डॉक्टर हैं, आपके टारगेट ऑडियंस है निरक्षर, इलिटरेट, गरीब टारगेट रोगी हैं। जब आप उससे बात करते हो, आप अगर अपने अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी यूज करते हो उसको, मेडिसिन को समझाओगे, वो बेचारा कहाँ से समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। So for these people, your communication design, your communication content should be based on localized approach. Number 2, this communication research speaks about your communication. When you are communicating, the source of communication must contain credibility. It's very important. Credibility. विश्वसनीयता अगर नहीं है आपकी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो you cannot get accessible to the target audience. This again is an important area of research in communication, in media research. The third one is आपको जो मैंने अभी कहा कि सिलेक्टिंग ए सुइटेबल मीडिया व्हीकल, एक सही मीडिया चुनाव करना अगेन इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च। गांव की आप टेलीविजन में जैसे बता रहा था मैंने, इतना सुंदर से आप कम्युनिकेशन डिजाइन कर लिए, टेलीविजन में भेज दिए। जिस गांव को टारगेट किए थे वो गांव में बिजली ही नहीं है। गांव के 80% लोग गरीब हैं, जिसको 2 वक्त खाना नसीब नहीं होता, उसको टीवी कहाँ से अपने पास लाएंगे? अगर टीवी भी लाएंगे तो बिजली ही नहीं है, तो वो लोग तो आप कम्युनिकेट कैसे? टीवी में थोड़ी ना कर पाओगे, आपका मैसेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो उनके लिए आपको क्या चाहिए, देखना चाहिए उस ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए कौन सा कम्युनिकेशन चैनल जो कि ज्यादा एक्सेसिबल है। दैट इज व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिसर्च। हम ये क्लेम करते हैं कि 99% ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाय रेडियो। तो रेडियो सही मायने में एक मास मीडियम है। रेडियो अखबार भी नहीं है। क्यों? अखबार क्या है? जब जिस देश में लोग लगभग 30 से 35% लोग अभी भी इलिटरेट है, और हमारे देश में लिटरेसी का भी परिभाषा कुछ अलग, उसको भी परिभाषित कुछ अलग सी एरिया में किया जाता है। हमारे देश की लिटरेसी अभी बोलते हैं 75% लिटरेट हमारे देश में है, 75% हमारी लिटरेसी रेट है, 72% 75% है। लेकिन द क्वालिटी ऑफ लिटरेसी दैट कैन नॉट बी कंपेरेबल विथ अमेरिकन लिटरेसी रेट, अमेरिकन क्वालिटी ऑफ लिटरेसी। हमारे देश में लिटरेसी को कैसे परिभाषित किया जाता है? ए पर्सन हु कैन एटलीस्ट साइन कर सकता है, साक्षर कर सकता है, उसको हम साक्षर मानते हैं। जो पेन एंड पेपर में अपना सिग्नेचर कर पाएगा उसको साक्षर माना जाता है। आई मस्ट टेल यू, हमारे देश में साक्षर लिटरेसी का परिभाषा वही है। आप अगर अपने नाम को अक्षर लिख पाते हैं तो आपको लिटरेट के नाम ये से माना जाता है। जब ऐसा परिभाषित होगा लिटरेसी को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश जो कि भारत का लगभग 50% से ज्यादा आबादी केवल उत्तर प्रदेश में ही है। एक मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ, 42 से 50% तक पॉपुलेशन हमारी जगह समझो उत्तर प्रदेश में ही है। 25 करोड़ तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत उसमें से उत्तर प्रदेश में हमारा 25 करोड़ तो ऐसे ही पॉपुलेशन है। जो वहां की 5वां 6वां 7वां देश में बड़ी पॉपुलर स्टेट में आता है। तो ऐसा संभव आपके फ्रांस, जर्मनी, यूके आज मिलने के बाद में भी हमारे उत्तर प्रदेश से पॉपुलेशन कम है उनका। तो इतनी बड़ी उत्तर भारत में जहाँ की इतने बड़ी हिंदी भाषी हैं, वहां पर अब अंग्रेजी अखबार में गांव में भेजोगे, न्यूज़पेपर भेजोगे, इन्फॉर्मेशन भेजोगे, तो क्या होगा? न्यूज़पेपर कितने भी अच्छा हो, वो तो हम कहेंगे नहीं क्योंकि वो मास मीडियम है, क्यों सभी के लिए ग्रहणीय नहीं है, हर कोई उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेसिबल नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट, इट इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ एवेन्यूज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें मुझे बोलने के लिए हैं, मैं ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। सो मेरा विद्यार्थी जो है
जो जो बोरिंग जर्नलिस्ट जो है, बोरिंग जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, इसमें ये दो तो तीन चीज के ज्यादा बात कर रहे हैं। अभी आजकल की जो रिसर्च है जी, हमारी जो रिसर्च का जो रिसर्च का जो स्तर है, it will compare our research का जो लेवल विदेशियों के से हमसे ज्यादा बेहतर है बांग्लादेश। आई टेल यू, पाकिस्तान का कुछ यूनिवर्सिटी का रिसर्च इट इज कंपैरेटिवली क्वालिटेटिव विद इंडिया। हमारी कुछ चीज रिसर्च, वी नीड टू हैव ए सेल्फ एनालिसिस, उस स्तर को हमें आगे लेना है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अच्छा रिसर्च नहीं हो रहा, बेहतरीन रिसर्च होता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव चेक होनी चाहिए, दैट चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बड़े पैमाने, लंबे पैमाने, बड़ी पैमाने में इसको जब चेक हो रही है, जब चेक एंड बैलेंस चल रही है, पॉलिटिकल अपग्रेडेशन करने के लिए यूजीसी बहुत सारे ये सक्रिय स्टेप ले, एक्टिवेट हो गया है, बहुत सारे मैंने इम्प्रेसिबल एप्रिसिएबल स्टेप्स लिया हुआ है। इसमें से हमें करना पड़ेगा, लेकिन वी हैव टू गो फॉर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन, वेयर वी स्टैंड so far as the qualitative and quantitative media research is concerned or are concerned. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर, आपने मीडिया रिसर्च को इतनी बारीकी से और सधे हुए शब्दों में समझाया। कम्युनिकेशन रिसर्च को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री से लेकर के आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक धीमे धीमे लाते हुए प्रोफेसर मेडोस, प्रोफेसर नोरा के बातों को और उनके रिसर्च को हमें बताने की कोशिश की। उसके बाद भारत की तरफ आते हुए खेड़ा और साइड प्रोजेक्ट, जो कि हमारे मीडिया के विद्यार्थियों को पढ़ाया भी जाता है कि रिसर्च की शुरुआत और कम्युनिकेशन की शुरुआत किसके थ्रू हुआ, तो आपने वो बहुत अच्छी चीजें बताई। साथ में आपने बहुत इम्पोर्टेंट मीडिया रिसर्च के लोगों के लिए, मैं तो कहूंगा मीडिया विद्यार्थियों के लिए, जो बताया कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और मोटिवेशन, तीन चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आप मीडिया के फील्ड में रहना चाहते हैं। आपका ये अनुभव हमारे लोगों को मिला, हमारे विद्यार्थियों को मिला, और मीडिया रिसर्च के बारे में मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। मैं भी जरूर पढ़ा रहा हूं सर, लेकिन अभी भी सीखने की प्रक्रिया में हूं आप जैसे लोगों से। और रिसर्च में आपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो रिसर्च बताई, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपसे मैंने ये बातें सुनकर कुछ ज्ञान ग्रहण किया। चंद्रशेखर सर। जी जी सर, सर का उद्बोधन बहुत ही शानदार रहा। आप इस विषय पर कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? सभी कुछ तो आदरणीय महेंद्र कुमार पाधी जी ने बता ही दिया है, और मैं ये सर्वप्रथम चाहता हूं कि अनुसंधान में जो रिपोर्टिंग है और शोधार्थी है, उनसे संबंधित अगर प्रोफेसर पाधी साहब से अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी को चाहूंगा कि अगर आप कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पाधी साहब से आप करें। सबसे पहले तो महेंद्र पाठी सर को नमस्कार। आपका उद्बोधन बहुत ही सुचिंतित रहा, और विषय बिंदु को आपने जिस तरीके से व्याख्यायित किया वह निश्चित तौर पर हम सभी के लिए लाभप्रद होगा। आपने जहां से शुरुआत की, आज़ादी से पहले जितने भी कम्युनिकेशन के स्कॉलर हुए, अध्येता हुए, विद्वान हुए, कम्युनिकेटर हुए, या कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दिए सेकेंड वार से पहले या सेकेंड वार के ठीक बाद, और उसका कई तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। भारत में भी है तो विल्वर्सरैन और उसके बाद साइट परियोजना का ये है तो आरंभ हुआ, और टेलीविजन आज घर घर पहुंचा है। 1980 में मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड करके मैकब्राइट कमीशन ने भी जिसका आपने जिक्र किया कि किस तरीके से है तो अमीरी और गरीबी की अवधारणा बनी, और उसको लेकर के यह अवधारणा विकसित की गई कि आखिरकार है तो कम्युनिकेशन, आखिरकार विकास अगर हो रहा है तो उसका फायदा जमीन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। मेरा एक सीधा सवाल आपसे
जिज्ञासा है। मैं पूछना भी चाह रहा था, चंद्रशेखर सर ने मुझे मौका दिया, आपका आभार सर। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि पहले जो पॉलिसी मेकिंग होती थी उसमें रिसर्च की भूमिका बहुत अधिक होते थे, यानी कि हम रिसर्च बेस्ड है तो पॉलिसी मेकिंग में रिसर्च बेस्ड जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट होते थे, स्थापनाएं होते थे, सत्यापन होते थे या थ्योराइजेशन होता था, उसको हम पॉलिसी मेकिंग में इम्प्लीमेंट करते थे। आज ऐसा क्या है कि कम्युनिकेशन में इतने सारे है तो थ्योराइजेशन हो गए हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी आ गए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन है तो ठीक से नहीं हो पा रहा है। उन कम्युनिकेशन थ्योरी के आधार पर ढेर सारे है तो रिसर्च हो रहे हैं और अलग अलग है तो ग्रांट दिए जा रहे हैं, स्पेशल ग्रांट दिए जा रहे हैं, एजुकेशनल ग्रांट दिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट दिए जा रहे हैं, और उसमें है तो नेट जेआरएफ से लेकर के पीडीएफ वगैरह में बहुत सारे स्कॉलरशिप फेलोशिप भी बहुत अच्छी दी जा रही है। लेकिन पॉलिसी मेकिंग में रिसर्च की जो वो एंट्री होनी चाहिए थी वो एंट्री नहीं है। आखिर ये गैप क्यों है? इस पर मैं आप थोड़ा प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा सर। माइक ऑन कर लें आदि साहब। पादी साहब आपका माइक आप है, ऑन करें। पादी सर, माइक ऑन कर लीजिए पादी सर। आ रही है अभी? वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल। आवाज पहुंच रही है? जी मिल रही है। रंजन जी बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। कहीं ना कहीं आपके इस प्रश्न के अंदर में ही कुछ उत्तर इसमें ये है, छुपा हुआ है। ये प्रश्न ऐसा है ना कि जब विश्व की पटल में जब रिसर्च का एक बीज अंकुरित हुआ तो हम उसमें क्या किए ना, उसको दो हिस्से में डिवाइड कर। एक हो गया वेस्टर्न डेवलपमेंट थ्योरी based on research, emerged from research. Second हो गया the developmental theory of the underdeveloped and developing countries. ये जो वेस्टर्न डेवलपमेंट जो मॉडल, थ्योरिटिकल मॉडल जो है, विकास का जो मॉडल है, जो डेवलपमेंटल मॉडल्स का जो दो मॉडल आ गया, वेस्टर्न मॉडल एंड देसी मॉडल जो आ गया, ये जो वेस्टर्न मॉडल है वो मॉडल जो है जिस थ्योरी को लेते हुए उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो कंस्ट्रक्शन का जो स्टडी एरिया था वो वेस्टर्न रिच नेशन ही था। जितना भी वेस्टर्न डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप हुआ है वो सारे डेवलपमेंटल थ्योरीज विकसित राष्ट्र का को ध्यान में रखते हुए ही थ्योरी का मॉडल का डेवलपमेंट किया गया। हुआ क्या ना, हमारे जो अंडर डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में जब हम विकास उस मॉडल को जो एडॉप्ट करने की कोशिश किए तो हमारा स्वरूप क्या हो गया, क्योंकि हम इतना बड़ा कॉलोनियल रूल से उभर के आए हुए थे कि हमारी मानसिकता जो था ना अभी भी वो इंपीरियलिस्टिक मानसिकता रह गया था। क्या है ना इंपीरियलिस्टिक मानसिकता क्या था ना, इमिटेटिंग। हम दूसरों को हमेशा इमिटेट करेंगे, अपना कुछ नहीं करेंगे, इमिटेट करेंगे। ये जो इमिटेशनल रिसर्च को जो बीज बोया गया उस समय में, उसका जो पेड़ अभी जो आप देख रहे हो, ये समय आप देख लीजिए 2010 तक 2000 तक जब तक हम लोग रिसर्च करते थे, उस समय में जेआरएफ में 18,000 मुझे मिलता था। मैं जेआरएफ था उस समय, तो यूजीसी ने हमें 18,000 का तनख्वाह दिया, 12,000 दिया, उसके बाद 18,000 हुआ था, बढ़ा था। तो 12,000 8,000 था पहले, 8,000 से 12,000 हुआ, उसके बाद 18 हुआ, बढ़ते बढ़ते 22 अभी बच्चे को बढ़ रहा है। उस समय
संख्या कम था, मिलने का जो फेलोशिप था वो भी सीमित था, लेकिन रिसर्च का जो ओरिएंटेशन जो था, वो रिसर्च का ओरिएंटेशन, क्योंकि एक बंदा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे मेरा कभी भी कदाई भी अन्यथा नहीं लिया जाए कि आज के बच्चे सीरियस नहीं, गंभीर नहीं है, काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है ना कहीं वो चीज का जो वैल्यू होता है नीचे गिर जाता है। तो टुडेज, मैं एक ही मात्र लाइन से बात कर सकता हूँ, तो टुडेज रिसर्च आउटकम is more in supply than the demand, market demand. जब मार्केट डिमांड से सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो देयर इज अ डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च, दैट द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च आउटकम। दूसरा बात जो बोला मैंने, जो इमिटेटेबल जो है हमारा क्या है, दूसरों को अनुकरण करने की जो मेंटेलिटी है, जब व्हेन यू विल बी टैग्ड विथ इमिटेशन का सो पावर क्या होगा, वो ढीठता। हम हमेशा कि हम उसको अनुकरण कर लिए। एक छोटे से एग्जाम्पल, जब हम लोग बचपन में विद्यार्थी थे, टीचर पूछते थे कि टेबल बता, 12 मल्टीप्लाई 5 होता है, हम से मुंह से बोल देते थे 12 मल्टीप्लाई 5 इज 60, हमें टेबल पता होता था, क्या मालूम होता था। अभी स्कूल पूछोगे भाई 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना है, मल्टीप्लाई 2 कितना है, वो कभी भी अपना ब्रेन को कल्टीवेट नहीं करेगा, धर से कैलकुलेटर या मोबाइल निकाल देगा, कैलकुलेशन करके 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 बताएगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताया, इससे होता क्या है ना, हम हमारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी है उसको हम कल्टीवेट करना बंद कर दिए। रिसर्च में व्हेन यू स्टॉप कल्टीवेटिंग योर कॉग्निटिव स्फीयर, then you cannot think of, you will get original research outcome। ये एक बड़ी प्रतिबंधक है। आजकल इतने फेलोशिप मिलने के बावजूद भी, क्योंकि द सप्लाई ऑफ फेलोशिप्स आर मैक्सिमम, ICSS, UGC, फलाना जितने भी देखोगे हजारों फेलोशिप मिलता है। मेरे पास में जितने भी विद्यार्थी हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी PhD कर रहे हैं, सभी के पास फेलोशिप है। और हमें देख रहे हैं फेलोशिप मिलता है तो पैसा, बच्चे क्या हो गए किसमें ना, पैसा कैसे मिले, वो पैसा की जो वैल्यू, सप्लाई व्हेन इट विल बी मोर इन सप्लाई, द वैल्यू ऑटोमेटिकली गेट डिग्रेडेड। ये होना नहीं चाहिए लेकिन ये हो रहा, ठीक है। तीसरा बात है रिसर्च को लेते हुए हमारा गंभीरता। रिसर्च डिग्री को वी ओनली यूज फॉर अर्निंग आवर ब्रेड, हमारा रोजी रोटी के लिए ही हम रिसर्च करने के लिए मन में ध्येय बना चुके हैं। इसीलिए जो रिसर्च करते हैं उसका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 0 हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट इज सो रिसर्च, इट शुड नॉट बी एम्प्लॉयबल इन नेचर, इट शुड बी एप्लीकेबल इन नेचर होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, जो कि नहीं होते हुए एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो गया। इसलिए लोग सोचते हैं कैसे भी करके कुछ भी यहाँ वहां ऑनसन करके लिखते कर दे, डिग्री मिल जाए और डिग्री को हम मार्केट में बेचते हुए अपना रोजी रोटी कमाएंगे। दिस इज व्हाट इज द लेवल ऑफ रिसर्च एट प्रेजेंट वी आर विटनेसिंग इट। सो देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी, रिसर्च क्वालिटी। चंद्रशेखर सर, अगर अनुमति हो तो एक सवाल और पूछना चाह रहा था सर से। जी पूछे। आदरणीय सर, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने और निश्चित तौर पर इससे हमें चीज़ों को समझने में फायदा होगा। एक रिसर्च से जुड़ा हुआ सवाल है, स्कॉलर से, स्पेसिफिक स्कॉलर से जुड़ा हुआ सवाल है कि कहा जाता है कि रिसर्च में क्वेस्ट बहुत जरूरी है, क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। आज के स्कॉलर में, वैसे आपने जवाब दिया उसमें इसका उत्तर छुपा हुआ है, फिर भी मैं एक अलग से पूछ रहा हूँ कि स्कॉलर में अगर क्यूरियोसिटी नहीं आ पा रही है तो एज ए गाइड, एज ए सुपरवाइजर कैसे उनको है तो अधिक से अधिक है तो क्वालिटिव रिसर्च के लिए मोटिवेट करें,
क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोगों के सामने इस तरह की समस्या आ रही है कि हम शोधार्थी को कैसे प्रेरित करें, उन्हें कैसे बताएं कि आपका रिसर्च है तो कि उसका सिग्निफिकेंट क्या है, वो कितना फ्रूटफुल हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग में इसका क्या रोल हो सकता है। इसको लेकर के हमारे पास शब्द बहुत कम हो जाते हैं। हम कैसे आखिर रिसर्च स्कॉलर को क्वालिटेटिव रिसर्च से कनेक्ट करें, यह भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। सर, आप मार्गदर्शन करें तो अच्छा हो। सर माइक माइक ऑफ है मैं हादी साहब, माइक ऑन करें। मैं विद्यार्थी था, जब मैं विद्यार्थी था, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है? जी, आ जब रही मैं है। विद्यार्थी था उस समय में यूजीसी का एक नियम था, आपको 5 साल के लिए 3 साल जूनियर रिसर्च फेलो से 2 साल सीनियर SRF 5 साल पैसा मिलेगा। लेकिन कंडीशंस क्या था कि इस 5 साल में आपको जितना पैसा मिला, इस पैसा का उपयोग करते हुए आप जो रिसर्च अगर सबमिट नहीं करा पाए ठीक समय में, क्वालिटी रिसर्च सबमिट नहीं करा पाए, तो इंटरेस्ट के साथ में समूचे पैसा यूजीसी को आपको वापस करना पड़ेगा। ऐसे एक एफिडेविट हम लोग शुरू से करके देते थे। तो इसके माध्यम से यूजीसी हमारे मन में एक गंभीरता, सीरियसनेस पैदा करते हुए डर पैदा करता था कि अगर मेरा रिसर्च अच्छा काम में नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं अगर मेरा रिसर्च की बात में रिजेक्ट होता है तो मुझे समूचे पैसा वापस करना पड़ेगा यूजीसी को पेनल्टी के साथ। ये तो हो गया, मैंने कहा क्या ना, ये पैसा की अर्थ से मैंने बात कहा। दूसरा बात है अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है। अभी परिप्रेक्ष्य में ये रूल्स ऐसा नहीं बात। सेकेंड चीज क्या है, अभी भी क्या है, अभी क्या है ना, टुडे नॉलेज हैज बिकम ए कमोडिटी। उस समय का जैसा नॉलेज नहीं था, उस समय का जैसा गुरु शिष्य की परंपरा नहीं रहा है, जिस परंपरा के तहत हम अपने टीचर को, हम अपने गाइड को फादर मदर के बाद दूसरा कोई रेस्पेक्टेबल समय कोई होते थे तो हम गुरु को देते थे। ये था, तो वो गुरु शिष्य की परंपरा नहीं रहा, वो सीरियसनेस नहीं रहा। अभी के सिचुएशन में क्या हुआ, उस समय विद्या दान देना भी टीचर का एक क्या होता था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य हुआ करता था। मिशन, प्रोफेशन नहीं हुआ करता था, मिशन हुआ करता था। एक शिक्षक को शिक्षा देने का एक मिशन हुआ करता था। टुडे दैट मिशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशन। जैसे कि मीडिया एक समय में, मीडिया में काम करना एक समय में एक मिशन हुआ करता था। टुडे द मिशन हैज बीन शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम मिशन टू ए प्रोफेशन। ऐसे ही आज नॉलेज एक कमोडिटी वस्तु हो गया। बाकी जैसे कमोडिटी है, ये भी ऐसे ही कमोडिटी की जैसा बाजार में बिक्री या खरीदा जा रहा। आपके पास में अच्छे पैसा है, आप अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हुए आप अपने डिग्री ले सकते हैं। आपके लिए कतई ये नहीं है, आपके लिए कतई ये नहीं है, आपका मेरिट विल बी काउंटेड। इफ यू नॉट हैव a merit, if you have money, you can get in any private universities. Today it is possible. When you purchase a degree, medical degree, by means of paying money, you just think of, you can expect what would be the nature of the quality that the doctor will emerge from that particular university. आप अगर 2.5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया देके अपना डिग्री को खरीद रहे हो, तो आप क्या करोगे अभी ना, आप चाहोगे कि मैं डिग्री को बेचते हुए कैसे 3 करोड़ से 10 करोड़ कमाऊंगा मैं। आपके मन में कतई डॉक्टर के लिए सेवा मनोभाव नहीं रहेगा, आपके लिए दुकानदारी करने के लिए मनोभाव जो कि आज रहा है। ऐसे ही कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशन में भी जुड़ा हुआ है। हम भी स्टूडेंट, उसको पैसा मिल रहा है, गंभीरता खत्म हो चुका है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और एक बात क्या है ना, एम्पावरमेंट में इसको अन्यथा ना लिया जाए। हम जब ये पढ़ाई करते थे, हम अपने गाइड रूम आने से पहले हम रूम का चाबी खोलते हुए सफाई करके हम बैठ जाते थे। हमारे गुरुजी बैठते हुए पहले हम पानी की बोतलें के लिए आते थे,
पास में सर के रख लेते थे। आज अगर कहीं गलती से कोई किसी को ये बात कह देगा, वो अगर कंप्लेन कर देगा, तो उसी के नौकरी जाने की बराबरी में आ जाता है। ये समस्या भी है। चौथा बात है, आप किसी को जब भी कह देंगे कि आपको काम करना है, ऐसे इस स्टैंडर्ड में काम नहीं करेंगे हम निकाल देंगे, वो बच्चा क्या करेगा, ठनका करेगा, आप नहीं काम कराएंगे तो हम कुछ भी कर देंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो बेकार की परेशानी हो गई, गाइड को परेशानी हो जाएगा। गाइड ये भी डर रहे, गाइड के हाथ में इतना डर हो गया आजकल कि जो क्रेडिबिलिटी के साथ में जो काम करना, तो कहीं ना कहीं गाइड भी कभी कभी क्वालिटी के साथ में डरते हुए कॉम्प्रोमाइज कर देते। मैं कह नहीं रहा हूं कि हर कोई ऐसे करता है, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, और एक बात है, क्योंकि टुडे एजुकेशन और नॉलेज इज नाउ बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, कमोडिटी मार्केट। स्टूडेंट भी क्या सोच रहा है, हमें पैसा दे दिए मतलब हमें डिग्री चाहिए ही चाहिए, आपको देना ही है, नहीं देंगे आपके नाम में हम हैरेसमेंट की केस लगा देंगे। ये भी डर है। तो जब डर ही नहीं रहेगा रिसर्च में, जब रिसर्च में डर ही निकल जाएगा, तो आप गंभीर नहीं हो सकते हैं, आप गंभीर नहीं हो सकते। एक एग्जाम्पल लीजिए, मानिए भारत की परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन सिस्टम में हम एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं। माना जाए इस साल एग्जाम के समय में कोई भी इन्विजिलेटर नहीं रहेंगे, परीक्षा निरीक्षक नहीं रहेंगे, बच्चों को क्लासरूम में पेपर दे दिया गया, प्रश्न पत्र दे दिया गया, कहा जाएगा कि आप किसी से कॉपी ना करते हुए आप खुद आंसर कीजिए। क्या ये संभव है हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में कि किसी भी एग्जामिनेशन में एक बंदा जब तक डंडा लेके नहीं लोगों को डरा के खड़ा होता है सामने में, तब तक बच्चे कॉपी करेंगे नहीं? ये संभव है? नहीं संभव है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कभी भी संभव, कभी संभव नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड कि हर चीज एक डिसिप्लिन तरीके से ही आगे बढ़ता है। अगर कोई भी चीज डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेडिकेशन, तीनों से चीज से छुटकारा पाते आगे बढ़ गया, तो क्या होगा, खुले सांड जैसे हो जाता है। खुले सांड जैसे जैसे उत्पाद मचाता है, ये भी का भी रिसर्च भी ऐसे उत्पाद मचाएगा। दिस इज द थिंग्स। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद इसी में ही मेरा आंसर आपके पास छुपा हुआ है। राजीव रंजन जी, आपका और प्रश्न है कोई? बहुत बहुत आभार। देखिए, जो आज का विषय है उसकी पूरी व्याख्या तो हमारे इन प्रश्न और उत्तरों में और स्पष्ट हो गई। और अब हमारे बीच में 3 और मित्र बैठे हुए हैं। श्री मोहनलाल मिश्र धीरज जी हमारे ISMP उन्नाव के चेयरमैन हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर कोई आपको अपना प्रश्न रखना है तो आप प्रश्न रखें। मोहनलाल मिश्र, आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी, सुन रहे हैं मुझे? मोहनलाल मिश्र जी सुन रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं। और हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर श्री रविंद्र डी इनामदार जी रत्नागिरी से जुड़े हुए हैं। आप एक खुद शिक्षक भी हैं और आप के मन में अगर कोई सवाल हो तो उसको आप रखें, या जो भी आपके विचार हैं आप इसको यहाँ रख सकते हैं। रविंद्र डी इनामदार जी। सर ये जो बातें उन्होंने कही है सब बेसिकली बता दिया है, और मैं और ज्यादा कुछ बोलने की या कोई प्रश्न उपस्थित करने की जरूरत नहीं है। वो
कम्युनिटी बारे में बहुत अच्छा बताया उन्होंने, और उनका जो सवालों का जवाब भी दिया, जिससे हमारे मन में जो प्रश्न थे वो भी सुलझा गए हैं। महेंद्र जी बहुत अच्छे बोले हैं, और वो अभी जो इंफॉर्मेशन की मालूमात बहुत बढ़ गई है, उसके बारे में थोड़ा सा सोच के अच्छा सच्चे विज्ञापन होना जरूरी है, और हमें बहुत अच्छी मालूमात मिली। और ये महेंद्र जी का अभ्यास बहुत है, उन्होंने पुराना सभी इतिहास, अब चालू इतिहास और आने वाली समस्या और क्या करना है इसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से बता दिया है। आपको धन्यवाद कि ऐसी अच्छी बातें हमें इस वेबिनार से मिल रही है, जिसका यूज हमारे जीवन में हो सकता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आभार। और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र ISMP के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर जी, और ISMP वेलफेयर चेयर के सेक्रेटरी भी हैं। आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय चंद्रशेखर साहब। डॉक्टर महेंद्र कुमार पारधी साहब ने डिटेल में पूरी जानकारी शोधार्थी अनुसंधान में रिपोर्टिंग और शोधार्थी विषय पर डिटेल जानकारी दी। उनका मैं ISMP वेलफेयर चेयर के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे को क्वेश्चन पूछने का आपने ये दिया, व्यासपीठ दिया, उसके लिए मैं आप ISMP की वेलफेयर चेयर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद ताम्रध्वज जी। आदरणीय मोहनलाल मिश्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? मोहनलाल मिश्र, धीरज जी नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी ने मुझसे एक अवसर दिया था कि आप भी यहाँ पर अपना कुछ विचार रखें, और वो डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी इसमें दिल्ली निकल गए हैं, उनको जरूरी काम से जाना था। तो संक्षिप्त में मुझे ये कहना है कि इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स एक चौमुखी बहुमुखी जो उद्देश्य हैं और लक्ष्य हैं उनको सामने रख करके आगे बढ़ रहा है, और इस दिशा में हम विभिन्न विषयों पर, जिनसे समाज का उत्थान और व्यक्ति का एक विकास, व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, उन पर हम अपने जो विशिष्ट और ज्ञानवान, विवेकवान हमारे स्पीकर होते हैं, गेस्ट स्पीकर, उनके साथ हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी श्रृंखला में ये मीडिया एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो एक विकासात्मक संचार हुआ करता था, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो इसमें बहुत कुछ मुझे नहीं कहना है, इस पर आदरणीय महेंद्र कुमार पाधी जी ने विस्तार से बात की है, और यही अंतर हमें अलग करता है, जहां वेस्टर्न कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो एक थियरी आई है कम्युनिकेशन की, उससे कहीं न कहीं ये हमारे जो भारत के विकास पर असर पड़ता है। और यह बात सच है कि जिस देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और जो लोग शासन का तंत्र हैं, उनमें अगर ईमानदारी नहीं है
विश्वसनीयता नहीं है, तो फिर जो मास, जो पीपुल है, जो आम लोग हैं, उनको सही अर्थों में विकास नहीं मिल पाएगा, वो नहीं देख पाएंगे। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे विश्वविद्यालयों में भी जो शोध का स्तर है, अनुसंधान का जो लेवल है, वो बहुत ही निम्न कोटि का हो गया है। और अच्छे शोध भी हो रहे हैं और दिशा बोधक अनुसंधान भी हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और जो हो रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी में अधिक हो रहे हैं, जबकि जिनसे आम जनजीवन जुड़ा हुआ होता है, आर्थिक क्षेत्र है, इकोनॉमी का है, सोशल वेलफेयर का है, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का है और सोशल अवेयरनेस का है, जहां जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण प्रदूषण है, अनेक सामाजिक कुरीतियां हैं, उन पर रचनात्मक और दिशा बोधक कोई भी शोध बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। यही कड़वा सच है। और जब तक बाजारवाद इसी को कहते हैं कि जब नैतिकता में ही इथिकल जो माइंड है, अगर उसमें आपका ये घुस गया, गैर जिम्मेदाराना, नॉन रिस्पॉन्सिबल, तो फिर आप कहीं भी कितनी भी अच्छी डिग्री ले लें या कितना भी आप शोध कर लें, आप समाज के लिए उपयोगी कभी नहीं हो सकते। यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके बचाव के लिए हमारा तो ये मानना है कि जो हमारे परिवारों से जो संस्कार चलता है, जो अच्छी सीखें दी जाती हैं बच्चे को, वहां से उसकी जड़ को मजबूत करता है, उसको एक सुदृढ़ आधार देता है। तो जब तक हम अपने परिवार से और खुद से नहीं सीखेंगे, अच्छाइयों को नहीं सीखेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाएंगे, कोई क्रिएटिव जो योगदान है वो नहीं दे पाएंगे। तो इसी स्तर को सुधारने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और हमें आशा है कि इस तरह से सहयोग, जिस प्रकार से आदरणीय डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी जी आज से नहीं है, बहुत पहले से हमारे साथ 2017-18 से जुड़े हुए हैं, जब से मैं लखनऊ में यहाँ ISMP को प्रारंभ किया हूँ। और इनका सहयोग और दिशा निर्देश हमेशा मिलता रहा है और हमें विश्वास है कि आगे भी ये जारी रहेगा। भले ही हम लोग एक प्रोफेशन, आपका व्यस्ततम प्रोफेशन है और इसमें बहुत वक्त नहीं मिलता बात करने के लिए, लेकिन एक गुड कम्युनिकेटर का ये भी पहचान है कि कम से कम हम समय समय पर, जब लगे कि ये काफी गैप हो रहा है, तो हम उस पॉइंट को जरूर चेक करें, चाहे वो मेरे तरफ से हो, चाहे और किसी के भी तरफ से हो। यही सबसे बड़ा सफलता का ये सूत्र भी है कि आपस में कम्युनिकेशन ये बने रहना चाहिए। और सामूहिक विचार विमर्श में, सामूहिक सूचनाओं के आदान प्रदान में ही विकास की जड़ें मजबूत होती हैं। बस मुझे इतना कहना था। और
एक बार फिर मैं आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी से पूछ लेता हूं। मोहनलाल मिश्र धीरज जी सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं। तो अब मैं अनुरोध करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का समापन हमारे एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर जी करें, फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय चंद्रशेखर साहब। आपने जो अनुसंधान मीडिया एजुकेशन व्याख्यान ये आपने ये ISMP वेलफेयर चेयर के इसमें रखा, इसके लिए मैं आपका ISMP वेलफेयर चेयर की तरफ से स्वागत ये आभार व्यक्त करता हूँ। और अनुसंधान में रिपोर्टिंग और शोधार्थी विषय पर जनसंचार व पत्रकारिता विभाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार पादी साहब ने जो हमको अमूल्य मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं उनका ISMP वेलफेयर चेयर के तरफ से एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर वर्धा नगरी से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार डॉक्टर रविंद्र डी प्राध्यापक और डॉक्टर रविंद्र डी इनामदार साहब ने अपना अमूल्य वक्त निकालकर हमें मार्गदर्शन किया और व्यस्तता में वो कार्यक्रम को उपस्थित रहे, और इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर राजीव रंजन साहब, इन्होंने भी क्वेश्चन पूछे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार मोहनलाल मिश्र साहब, वो भी हमारे प्रोग्राम में व्यस्तता निकालकर प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा MP, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी ये कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया, और ये अध्यक्ष के परवानगी से मैं ये कार्यक्रम समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।